ओके, यस। अच्छा, ये बातें जो भी मैंने आप लोगों से की थी, आपने रिकॉर्डिंग भी कर ली है, थैंक यू। अच्छा, ये जो बातें मैं आप लोगों से अभी कर रहा था कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम है, इसकी वजह से एक रिस्क है जो इन्वायरमेंट का रिस्क है, हमें उसको अकाउंट फॉर करना पड़ता है। वो क्या होता है? वो ये होता है कि किसी भी माँ से उसके बच्चे की अगर आप बुराई करेंगे तो माँ उसको, चाहे कितना ही वो नेगेटिव मामला क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई वो पॉजिटिव बात जरूर तलाश कर लेगी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब एक डेवलपमेंट टीम या एक डेवलपर जो है एक सोर्स कोड को जनरेट करता है, उसके अंदर जो लॉजिक सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट कर रही होती थी, उसको वो अपने सोर्स कोड की फॉर्म में डेवलप करता है, स्क्रीन पे चलती हुई एक एप्लीकेशन बनाता है। और जब कोई आके उसको ये बताता है कि यार इस एप्लीकेशन में ये चैलेंजेस है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी बातें, तो डिस्पाइट कि जो बता रहा है उसका काम है कि वो बताए, लेकिन उसको कभी भी पॉजिटिव लिया नहीं जाता। इसकी वजह से होता यह है कि एक रिफ्ट क्रिएट हो जाती है डेवलपमेंट टीम और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम के दरमियान, जिसकी वजह से आपके दरमियान बहुत सारी कम्युनिकेशंस जो हैं, जो होनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती। बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से हाइड कर ली जाती है। मिसाल के तौर पे, ये बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि जी एक टेस्टिंग किसी एप्लीकेशन की हो रही थी। टेस्टिंग के दौरान पता चला कि उसके अंदर कोई क्रैशिंग का इशू आ रहा है। तो रादर के आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते और उसकी नई रिलीज निकाल के उसको वो करते, आपने एग्जिस्टिंग चलती हुई रिलीज के अंदर उस चीज को चेंज करके दोबारा से डिप्लॉय कर दिया। ठीक है। ये क्या हुआ कि जी पिछली वाली रिलीज जो थी, उस वाली रिलीज को हमने माना ही नहीं, अब जो टेस्टिंग करनी है ना, वो इस वाली चीज को टेस्ट करना है। और होता ये है कि ऐसे टाइम के ऊपर जो क्यूए के लोग होते हैं, उनका आर्गुमेंट होता है कि यार हमने तो इतनी मेहनत करके इस एप्लीकेशन के अंदर ही क्रैश आइडेंटिफाई किया था या ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, और तुमने तो हमें झूठा बना दिया। तो ये रिफ्ट हमेशा क्रिएटेड रहती है। सही है। इसकी वजह से आपको जो चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, या इसकी वजह से जो चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस में फेस होते हैं, वो इन्वायरमेंटल रिस्क्स होते हैं। कि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर एज ए टीम वर्क उस चीज को काम नहीं किया जा रहा होता, वो दूसरे तरीके से उसको देख रहे होते हैं। सो इसको निगेट करने के लिए या इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, या किसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है? कोई आइडिया देंगे आप लोग? सर, इसमें जो आपने पहले बात की उसमें कम्युनिकेशन गैप लग रहा है कि वो कम्युनिकेशन गैप है आपस में, कि जो चीज़ें इन्वायरमेंट जिस हिसाब से डेवलपर ने डेवलपमेंट की है, या उसको जो एक डिज़ाइन या एक जो प्लेटफॉर्म या इन्वायरमेंट बताया गया है, तो वो चीज़ आगे कम्युनिकेट नहीं की गई, तो और एसक्यूए जो है उससे डिफरेंट इन्वायरमेंट में चेक कर रहा है, तो कम्युनिकेशन गैप मेरे ख्याल से इसमें हो सकता है। ये रिस्क एरिया होगा। रिस्क एरिया हो सकता है। दूसरा ये होता है कि इवन जो टेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है, उस टेस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर अमूमन डिप्लॉयमेंट के जो राइट्स और सारे मामला होते हैं, वो भी डेवलपमेंट टीम के पास होते हैं। ऐसी सूरत के अंदर भी ये सिचुएशन आ जाती है कि जी आपने चलती हुई जो, या अंडर टेस्टिंग जो रिलीज आपके पास चल रही थी, आपने उस रिलीज को ही जो है ना मॉडिफाई कर दिया। ये वाले इश्यूज भी आ सकते हैं उसके अंदर। कहने की बात ये कि कम्युनिकेशन का एरर बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया है। इसके अलावा जो चीज आ सकती है वो ये आ सकती है कि आपको इन्वायरमेंट के अंदर कोई ना कोई अब्बू जरूर चाहिए। अब्बू समझ रहे हैं बात को? घर में जब बच्चे आपस में किसी बात पे एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं या मुंह फेर के बैठ जाते हैं, तो अम्मी या अब्बू में से आके कोई ना कोई शख्स उनको एक चीज पे राजी करा लेता है। कहीं पे किसी को डांटना पड़ता है, कहीं किसी को प्यार से समझाना पड़ता है। कभी एक को प्यार से समझाना पड़ता है, कभी दूसरे को प्यार से समझाना पड़ता है, कभी एक को डांटना पड़ता है, कभी दूसरे को डांटना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ना कोई
अब्बू या फादरली फिगर जरूर होना चाहिए जो कि इस इन्वायरमेंट को या इस तरह के जो रिस्क होते हैं उनको मिटिगेट कर सके। अमूमन जो लोग होते हैं वो जो अब्बू का किरदार अदा कर रहे होते हैं वो डेवलपमेंट हेड्स होते हैं या इंजीनियरिंग हेड्स होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज उनकी रोल प्ले करने की वजह से इस इन्वायरमेंटल रिस्क को कवर किया जा सकता है। जिन एनवायरनमेंट्स के अंदर हम प्रोग्रामर्स को ग्रो कर करके प्रोजेक्ट मैनेजर और इस तरह की पोजीशंस पे ले आते हैं वहां पर अमूमन ये रिफ्ट कंटिन्यू करती रहती है बिकॉज जो भी वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसकी इन जो विद इन इनसाइड ऑफ हिम जो चीजें चल रही होती हैं वो ये चल रही होती हैं कि वो एक डेवलपर है और वो डेवलपर के लिए थोड़ा सा इंक्लाइंड ऑटोमेटिकली होता है, उसका जो डिसीजंस होते हैं वो बाइज्ड होते हैं डेवलपमेंट टीम की तरफ। तो इसकी वजह से क्यूए एट टाइम्स थोड़ा सा निगेटेड रहता है। अच्छा, यहाँ पर अब्बू का काम जो है वो ये है कि उन्होंने अपने इस पोलियो ज़दा बच्चे को जिसको एसक्यूए कहते हैं उसको थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है बिकॉज उस बच्चे को उन्होंने रिक्वायरमेंट फेज में भी इंगेज करना है, उसको डिजाइन फेज में भी इंगेज करना है, उससे वहां पर भी काम लेना चाहिए उससे। जब डिजाइन फेज कंप्लीट हो जाए तो डेवलपमेंट फेज के दौरान वो अपने सिनेरियोज और अपनी टेस्टिंग और सारी चीजों के ऊपर काम कर रहा हो। जब वो टेस्टिंग का फेज आता है तो वो प्रॉपर रिग्रेशन टेस्टिंग और स्मोक टेस्टिंग और सारे मामला को एंगेज कर रहा हो, उसका प्लान उसके पास मौजूद हो। जब डिप्लॉयमेंट की बात आती है, जब सपोर्ट की बात आती है तो इन सारी चीजों के अंदर भी वो चीजों को आगे लेके चल रहा हो। तो अब्बू का काम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाता है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा इसको और डिटेल से देखते हैं कि होता क्या है। टेस्टिंग फेज के अंदर इट इज द इवैल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर विद द एम ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग डिफेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, हाउ वुड यू डिफाइन क्वालिटी? हाउ वुड यू डिफाइन क्वालिटी? सर क्वालिटी हम इसको कहते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाओ, कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट और फिटनेस फॉर यूज हो हमारे लिए, वो क्वालिटी होती है। ठीक है। ये आई एम सॉरी, आपका नाम मैं नहीं दे सका, रिफत बात कर रही थी? जी सर। रिफत, आपके पास मोबाइल फोन कौन सा है? सर लेनोवो है। लेनोवो का कौन सा फोन है आपके पास? K9। K9। ठीक है। रिफत के अलावा मेरी बाकी तमाम लोगों से सवाल ये है कि क्या लेनोवो K9 एक क्वालिटी फोन है? जी सर। के आप ये किसने ये जवाब किस तरफ से आया था? जी सर, मेरी तरफ से। आप सॉरी, नाम मुझे बता दें, आपका नाम नजर अफान, नहीं आ रहा है, अफान पूछ ही सर। रहा हूं। अफान। अफान, आपके पास कौन सा फोन है? सर मेरे पास मोटो E4। मोटो E4 है आपके पास। अफान, कैसा फोन है वो? क्वालिटी फोन है आपका फोन जो है? सर वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, तो इस हिसाब से जो है वो मैं उसको कहूँगा कि क्वालिटेबल है। अच्छा, और रिफत का जो फोन था लेनोवो K9, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर वो भी एज अ कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको अगर फुलफिल करे अच्छी तरीके से नहीं नहीं उसका नहीं, मतलब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ सर आपकी जाती राय में। वो भी क्वालिटी फ़ोन होगा सर। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि मोटोला में और लेनोवो में जो दोनों फोन हम जिसका जिक्र कर रहे हैं इनमें से बेहतर या बेहतर क्वालिटी का फोन कौन सा है? सर मैं फिर मोटोरोला की बात करूँगा। आप मोटोला की बात करेंगे? ठीक है। अच्छा, बाकी लोग हजरात जो है ना उनसे सवाल है कि मोटोला बेहतर फोन है या क्वालिटी फोन है या लेनोवो क्वालिटी फोन?
सर रिफत ने जो पहले एक डेफिनेशन बताई थी उसके हिसाब से जो आपकी क्वालिटी इन जो होती है वो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको उसको पूरा कर रही हो। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्लियर जैसे नोकिया वालों ने जो बार फोन थे, अब वो उस टाइम के हिसाब से वो एक अच्छी चीज थी। उस वक्त सिर्फ कॉलिंग हुआ करती थी या मैसेजिंग हुआ करती थी, तो वो ड्यूरेबल और रिलायबल फोन थे। अब जो बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और 3G और 4G हमारे यहाँ बहुत कॉमनली यूज हो रहा है, तो अब वो फ़ोन क्वालिटी फ़ोन नहीं रहे। लेकिन उस टाइम के हिसाब से जब वो जो उनका टाइम था या उस हिसाब से वो अच्छे फ़ोन थे। आज के दौर के हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो फुलफिल हो रहा है वो अच्छा फ़ोन है। अगर हम क्वालिटी की वैसे इन जनरल बात करेंगे तो फिर तो सैमसंग और आईफोन हम उनको बेस्ट एग्जांपल सेट करेंगे। लेकिन बात वही है कि जो आपके बजट के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है वो हम उसको क्वालिटी फोन या आप क्वालिटी प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है सिराज, आपके पास कौन सा फोन है? सर बताना नहीं चाह रहा सर। इन्फिनिक्स है सर। नहीं नहीं, इन्फिनिक्स है। सिराज ये बताइए, इन्फिनिक्स क्वालिटी फोन है आपकी राय में? नहीं सर। क्वालिटी फोन नहीं है आपकी राय में? आपकी राय में क्वालिटी फोन कौन सा है? सर मेरे हिसाब से जो मैंने यूज़ किया हुआ है हुआवे जो है वो एक अच्छा ब्रांड है और उनके फ़ोन्स अच्छे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये डिस्कशन जो भी हम कर रहे हैं इसमें मैं भी अपनी एक दो पहली ऐड कर देता हूँ। मेरे पास इस वक्त जो है जो फोन जिस जो अभी हम जिस पे हम बात भी कर रहा हूँ मैं, वो ओप्पो का फोन है। ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी 2 हफ्ते पहले तक जो फोन मैं इस्तेमाल कर रहा था उसमें एक फोन हुआवे का था और दूसरा फोन जो है वो Xiaomi का था। मैंने अभी ओप्पो नया लिया है। ठीक है। तो मुझसे अगर पूछे कि क्वालिटी फोन कौन सा था, तो मैं इन तीनों का नाम एक साथ लूंगा, क्योंकि जो डेफिनेशन रिफत ने बताई थी उस रिफत की डेफिनेशन के हिसाब से मेरी रिक्वायरमेंट तीनों से पूरी हो रही थी। मुझे डुअल सिम चाहिए होते हैं, तीनों फोन डुअल सिम है। मेरी कॉलिंग होती है, वो इंटरनेट यूज होता है, व्हाट्सएप होता है, इन सारी चीजों के अंदर मेरी चीजें हो रही थी। इनके कैमरास भी अच्छे हैं, मुझे तस्वीरें खींचने का शौक है, तो तस्वीरों के मामलात में जो है ये तीनों फोन बहुत अच्छे थे। अभी जो फोन मेरे पास है वो फोन लेने का रीजन ये था कि इन दोनों फोन्स में एक की बैटरी खराब हो गई थी, जल्दी ड्रेन आउट हो रही थी, और दूसरे के अंदर डुअल सिम का मसला आ गया था, जिसकी वजह से मुझे दो फोन रखने पड़ रहे थे। अब मेरे पास ये जो नया फोन मैंने लिया है इसके अंदर मेरे दोनों काम हो जाते हैं, बैटरी भी अच्छी है, कैमरा भी अच्छा है, और कनेक्टिविटी भी मेरे पास सही चल रही है। तो मेरे हिसाब से फोन तीनों अच्छे हैं, लेकिन आखिर वक्त में आके उन दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी मुझे छोड़ के तीसरे फोन की तरफ मूव करना पड़ा। तो क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से मैंने तीन बात कर ली। अब इस डिस्कशन को ना थोड़ा सा समराइज करते हैं। इस डिस्कशन को थोड़ा सा इस तरफ लेके चलते हैं कि हम लोगों ने चार हम चार लोगों ने जिन फोन्स के ऊपर बात की, इसमें से एक रिफत थी, एक जो है अफान थे, तीसरे सिराज थे, चौथा मैं था। और जिन फोन्स को हमने क्वालिटी फोन का बताया उसके अंदर मोटरोला था, लेनोवो का फोन था, उसके बाद इन्फिनिक्स को उन्होंने कहा था कि अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हुआवे उनकी नज़र में बेहतर है। हुआवे को मैंने भी कहा कि अच्छा फ़ोन है क्योंकि मेरे इस्तेमाल में रहा है वो। मैंने Xiaomi को भी अच्छा कहा और मैंने ओप्पो को भी अच्छा कहा। तो ले दे के हम चार लोगों ने कुल मिलाकर 6 फोन्स क्वालिटी फ़ोन के टाइम पे डिफाइन कर दिए, और हम सब के पास मुख्तलिफ फ़ोन एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर रुकना है, यहां पर रुक के ये देखें कि क्वालिटी का मतलब, हेलो आप लोग आवाज आ रही है? आवाज आ जी रही है सर आप आ लोगों रही को? है, जी सर आ रही है। इसका मतलब जी ये सर है आ कि रही है। क्वालिटी की डेफिनेशन या क्वालिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन या क्वालिटी प्रोडक्ट का जो वो है, वो हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है।
जितने एसक्यूए के लोग वहां टीम में बैठे होंगे, हर शख्स जो एसक्यूए से बिलोंग करता है उसके लिए भी, हर शख्स के लिए क्वालिटी का पैरामीटर डिफरेंट होगा। हर डेवलपर के लिए क्वालिटी का पैरामीटर डिफरेंट होगा, डेवलपमेंट लीड के लिए क्वालिटी पैरामीटर डिफरेंट होगा। और सबसे जो ड्रास्टिक एलिमेंट है या प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट है वो ये कि आपके क्लाइंट का पर्सपेक्टिव अबाउट क्वालिटी जो है ना वो भी अलग हो जाएगा। IEEE जो है, जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है कंपनी, उनकी डेफिनेशन अगर आप लोग पढ़ते हैं तो IEEE ये बताता है कि क्वालिटी की दो डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन नहीं है, क्वालिटी की दो डेफिनेशन है और दोनों डेफिनेशन ट्रू है। पहली डेफिनेशन तो रिफत ने बताई थी कि कंफॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी चीज आपकी या कस्टमर या इंटेंडेड कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगी वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो आपको कहां पर मिलती है, कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी चीज आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन देती है। ठीक है, अब सेटिस्फैक्शन एक सब्जेक्टिव टर्म है, आप इसको लॉक नहीं कर सकते। रिक्वायरमेंट्स को आप लॉक कर सकते हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन को आप लॉक नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिंग का आउटकम जो है वो जरूरी नहीं है कि किसी को पसंद आए या किसी को पसंद ना आए। उसका रीजन ये है कि उसमें जो सब्जेक्टिव एलिमेंट है ना, कंफॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट के अलावा सेटिस्फैक्शन वाला, वो सेटिस्फैक्शन की वजह से आप कभी भी किसी को 100% खुश नहीं कर सकते। अब फिर इसका मतलब क्या होगा कि टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, कि एक चीज किसी को पसंद आई किसी को पसंद नहीं आई। ऐसी सूरत के अंदर जो चीज की जा सकती है या इस एनवायरनमेंट को बेहतर रखा जा सकता है वो ये रखा जा सकता है कि कम्युनिकेशन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, डॉक्यूमेंटेशन जितनी ज्यादा बेहतर होगी, आपकी सक्सेस के चांसेस उसी हिसाब से ज्यादा हैं। ठीक है, सो कीपिंग दैट इन माइंड, जो टेस्टिंग की फेज की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज कहता है कि इट इज क्रिटिकल टू टेस्ट एन एप्लीकेशन बिफोर इट मेकिंग अवेलेबल, it is being making it available to the users. Much of the testing can be automated, जैसे हम कर चुके हैं, like security testing होती है या दूसरी टेस्टिंग है जिसके अंदर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को हम टेस्ट कर रहे होते हैं या सिमुलेटेड प्रोडक्ट के एनवायरनमेंट के अंदर हम चीज को आगे लेके चल रहे होते हैं। Testing should ensure that each function works correctly. The word correctly means कि conformance to requirements. Different parts of the application should also be tested to work together seamlessly. Performance tests to reduce any hangs and lags in the processing. The testing phase helps reduce the number of bugs and glitching that users encounter. This leads to a higher user satisfaction and the better usage rate. ठीक है, हम जब भी क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, सेटिस्फैक्शन के बगैर हम उस चीज को कभी भी लॉक नहीं कर सकते। हम अगर रिक्वायरमेंट्स को भी लॉक कर ले तो हमें हमेशा सेटिस्फैक्शन को मद्देनजर रखना होगा। सेटिस्फैक्शन हमें किसकी चाहिए? जो हमारा इंटेंडेड यूजर है, जो हमारा क्लाइंट है, जिसके लिए वो एप्लीकेशन डेवलप की जा रही है, चाहे वो इन हाउस है या चाहे वो हमारा एक्सटर्नल क्लाइंट है। इन एनी केस जिसके लिए वो डेवलप किया जा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेटिस्फाइंग होना चाहिए, फिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मेरा आप लोगों से सवाल है, किस टाइप के रिस्क्स देखते हैं आप कि यार ये हमें टेस्टिंग फेज के अंदर आ सकते हैं? सर इसमें ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप जो एक टेस्टर होता है, जो एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा होता है, वो अगर अपने आप को एज अ क्लाइंट या उसका यूज़र के तौर पर उसको ट्रीट करे तो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो हाई हो सकती हैं। वो मतलब है कि वेरी भी कर सकती हैं, जैसे डिफरेंट एसक्यूए के जो बंदे हैं वो उसको डिफरेंट तरीके से देख रहे हो कि नहीं इसमें ये एलिमेंट जो है वो इसमें मतलब कि मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये है कि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है
वो डिफर कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्लाइंट का पर्सपेक्टिव गेज करने के लिए आपको लगता है कि एसक्यूए टीम को क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट भी करना पड़ेगा? जी या सर। करना चाहिए? सर एसक्यूए अमूमन जो है वो उनको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट भी करना चाहिए, और अमूमन जो हमारे पास ये जॉब होती है बिजनेस एनालिस्ट की, तो ऑलरेडी जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं उनका मार्केट के हिसाब से जो भी उस वक्त प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक अगर हम फ़ोन की बात करें तो जो उसका डिज़ाइन बनाने वाले होंगे तो वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर होंगे, और वो देखेंगे कि हम इसमें क्या कुछ नया ऐड कर सकते हैं जो कि यूज़र की सेटिस्फेक्शन को मीट कर सके। तो उसमें ये है कि जो बीए या एसक्यूए के जो बंदे हैं उनको जो है वो उस डोमेन का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, या फिर ये है कि वो अगर इसमें इतने एक्सपर्ट नहीं है तो उनको जो हमारे प्रोस्पेक्ट क्लाइंट हो सकते हैं उनके साथ उनकी जो है वो मीटिंग और वो होनी चाहिए, ताकि वो उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मज़ीद फुलफ़िल करने के लिए उसको समझ सकें। बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसा होता है, सवाल मेरा एक दूसरा है कि क्या हम बिजनेस एनालिस्ट की तरह क्यूए के लोगों को भी हम एंगेज करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टेस्टिंग हो रही होती हैं और क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन वो करवा रहे होते हैं? नहीं सर, अर्लियर डिस्कशन में जैसे मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जो अमूमन एसक्यूए का रोल है वो सिर्फ मोस्टली मुझे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता, लेकिन जिन चंद ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानता हूँ उनमें यही होता है कि जो एसक्यूए का जो रोल है उसको हम लिमिट कर देते हैं सिर्फ टेस्टिंग की हद तक। रिक्वायरमेंट्स या ये जो है क्लाइंट इंटरव्यूइंग वगैरह ये बीए की टीम ही कर रही होती है, तो एसक्यूए को इन्वॉल्व अमूमन नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अगर हम इसको मद्देनजर देखें, मद्देनजर हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर आपको लगता है कि क्या एसक्यूए या बिजनेस एनालिस्ट या डेवलपर्स इक्वली ट्रीट हो रहे हैं? नहीं सर। दिस इज एग्जैक्टली मैं नहीं सिर्फ सर। लाना चाह रहा था बात को कि हमारे पास हम जितनी चाहे एसक्यूए की इंपॉर्टेंस की हम जिक्र कर लें, जितना चाहे हम तमाम चीज़ों के बारे में बात कर लें, इशू जो आता है वो इशू ये आता है कि हम लोग इन्वायरमेंटल रिस्क को कवर नहीं करते। हम लोग एसक्यूए की टीम को, एसक्यूए के लोगों को वो डिजायर्ड रिस्पेक्ट नहीं देते जो उनके पास होनी चाहिए। इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो एसक्यूए के लोगों का अपना भी होता है कि वो खुद भी इस चीज को डिमांड नहीं करते। तो ये डिस्कशन करने का मकसद जो था वो ये भी था कि वो तमाम लोग जो कि अभी एसक्यूए से ताल्लुक रखते हैं वो कस्टमर पर्सपेक्टिव को सामने रखकर अपनी चीजों को डिजाइन किया करें। और आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपकी इंटरेक्शन कस्टमर के साथ होगी, और उसके लिए आपके अंदर एक चीज जो कि होनी चाहिए, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। वो कम्युनिकेशन स्किल्स अनफॉर्चुनेटली हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर नहीं पढ़ाई जाती कि आपने किसी कस्टमर के साथ, किसी इंटरनेशनल या लोकल कस्टमर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, क्या उनके एनवायरमेंट्स हैं, क्या मामला है। इसकी वजह से आपके बहुत सारी चीजें अफेक्ट हो जाती हैं। आपके आउटपुट जो किसी भी एक आईटी कंपनी का होना चाहिए वो आउटपुट नहीं आ पाता। इसके अलावा मुझे बताइए और क्या रिस्क हो सकते हैं? आपकी इंटरेक्शन भी चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हो गई है। आप मुझे बताइए कि और क्या रिस्क इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं?
सर इसमें एक चीज़ और ये भी हो सकती है कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि पहले ज़माने में यानी कि जैसे नोकिया के बार फोन्स होते थे, वो भी एक क्वालिटी फ़ोन उस टाइम के हिसाब से कंसिडर किए जाते थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों की या जो मतलब कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स जो है वो वेरी करती रहती हैं, तो हमें उनको अप टू डेट रखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके पास जो